तो वो मेरी रही 12 से लेकर 14 क्विंटल। अगर मैं तरीकों वाइज बात करूं तो सबसे बेस्ट जो सीधी बिजाई थी उसके अंदर हमने 16 क्विंटल और 45 किलो कपास हमने सीधी बिजाई के अंदर निकाला है। पानी की बचत करनी है 50-60% तक तो ड्रिप में बहुत फ़ायदा है। खाद की बचत करनी है तब भी ड्रिप के साथ खाद देने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप यूरिया की बचत कर सकते हैं, फास्फोरस की बचत कर सकते हैं। ये सब पिछले साल के तजर्बों में ये सिद्ध हो गया। कहीं 11.5 क्विंटल भी रही तो कहीं 12.5 के आसपास हमारी रही। मतलब कि जो सीधा फ्लडी पानी से जो सिंचाई करते हैं उससे तो वो भी बेस्ट रही है। हाँ, सीधी तो उससे बेस्ट रही। हाँ। रूटीन में मेरा उसके पीछे 2 एकड़ का ये प्लॉट था, उसके पीछे 4 एकड़ सीधी बिजाई की हुई थी जिसके अंदर खुला पानी दिया। तो उसके अंदर जो एवरेज आई थी वो 7 से 8 क्विंटल की थी, पर जहाँ ड्रिप वाला था उसकी क्विंटल एवरेज है वो 12 क्विंटल के आसपास पहुँच गई। ठीक। पिछले 2-3 सालों में हम लोग देख रहे हैं कि गुलाबी सुंडी का बहुत ज़्यादा कहर था। उसके चलते किसान जो वो नरमा को छोड़ करके धान की ओर जो है वो ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं। तो उससे बचने के लिए क्या उपाय किसान को करना चाहिए? क्या ये जो ड्रिप सिस्टम है ये गुलाबी सुंडी की रोकथाम में भी कुछ ना कुछ भूमिका अदा करता है? हाँ, कुछ तो करेगा, लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है जो हम इसके साथ लगाएंगे और पिछले साल भी लगाई थी। उसको मेटिंग डिसरप्शन तकनीक बोलते हैं। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं खारिया गांव में। और इससे पहले मैंने आपको पिछले साल एक वीडियो दिखाया था जो कि गिंदड़ा गांव का था। दीपक जाखड़ युवा किसान है, प्रगतिशील किसानों की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने जो है वो अलग अलग तरह से मल्चिंग करके यानी कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट 2 एकड़ की ज़मीन के अंदर जो है वो किए थे। नरमा की कपास की बिजाई जो है वो की थी। वो एक्सपेरिमेंट कितने कारगर साबित हुए वो भी हम आपको बताएंगे, जानेंगे। लेकिन इस बार एक अलग से नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए दीपक जाखड़ अब जो है वो खारिया में जो है वो आ चुके हैं। यहाँ इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ तो अलग अपना एक छोटा सा एक यूँ कहें कि ऑफिस कम ट्रेनिंग सेंटर जो है वो यहाँ पे बना रखा है। साथ के साथ अगर बात करें तो केंचुआ खाद भी यहाँ पे जो है वो बनाने के लिए केंचुआ के बेड जो है वो लगा रखे हैं, यानी कि वर्मी कंपोस्ट यूनिट एक छोटी सी इन्होंने यहाँ पे बना रखी है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको इस तरफ अगर तस्वीर दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि बेड के ऊपर जो है वो मल्चिंग करके और उसके अंदर से जो है वो ये नरमा के पौधे जो है वो हमें उगे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब केवल ये 3 बेड क्यों? आप कहेंगे कि पिछले साल जो आपने दिखाए थे उसमें तो काफ़ी सारे बेड थे, आधा एकड़ थे, लेकिन इस बार ये 3 बेड क्यों? वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, पूरी डिटेल हम जानेंगे। लेकिन उसके आगे मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा तो ये बिना मल्चिंग के जो है वो नरमा की फसल जो है वो यहाँ पे उगा रखी है। यहाँ पे फ़र्क क्या है कि किसान जो करते हैं उससे थोड़ा सा आगे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वो देखिएगा। वहाँ पे किसान जो है वो फ्लडी पानी लगाता है और यहाँ पे इसमें जो है वो किसान अगर बात करें तो ड्रिप से पानी यानी कि टपका पानी जो है वो सिंचाई करते हैं। टपका सिंचाई भी इसको हम बोल सकते हैं, माइक्रो इरिगेशन भी जो है वो इसको बोल सकते हैं। तो अब ये लगाने का क्या कारण है? पिछले साल जो 4 तरह की मल्चिंग की थी उसमें क्या बेनिफिट हुए, क्या लॉस हुए, वो भी हम आपको बताएंगे पूरा। लेकिन उसके साथ साथ अगर बात करूं तो यहाँ पे आज एक्सपर्ट के तौर पे और इस पूरे यूनिट को एक बहुत बड़ी शक्ति और बहुत बड़ी ऊर्जा देने वाले डॉक्टर मोंगा साहब भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, क्योंकि इन्होंने CICR में लगभग 25 से 30 सालों तक जो है वो अपनी सेवाएं दी हैं और नए नए शोध अनुसंधान केंद्र के अंदर जो वो किए हैं। डॉक्टर साहब से के पास जाएं उससे पहले एक बार दीपक जी से बातचीत करते हैं। दीपक जी, पिछले साल गिंदड़ा गांव के अंदर 2 एकड़ में एक्सपेरिमेंट किया था, अलग अलग 4 तरह की मल्चिंग की गई थी बेड बना करके। कौन सी जो अगर बात करें तो वैरायटी कहें या तकनीक कहें, कौन सी सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुई? सबसे पहले तो मैं के हरियाणा की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। पिछले सीज़न भी आपका बड़ा अच्छा शो रहा किसानों के लिए और इस साल भी आप कपास का सीज़न शुरू होते ही हमारे पास आए हो, तो इसके लिए आपका पूरा तहे दिल से धन्यवाद। रमेश जी, पिछली बार हमने 4 तरीके से कपास लगाया था। पहला तरीका था कि सीधी ड्रिप बिछा दी, पानी छोड़ दिया, जहाँ जहाँ पानी गिरा वहाँ हमने बीज लगा दिए। दूसरे के अंदर क्या है कि हमने बेड बना लिया, अगर सीधी भाषा में बताऊं तो उनमें डोलियां बना के उनके ऊपर हमने कपास है वो लगा दिया। तीसरे के अंदर डोलियों के ऊपर हमने कचरा ना हो उसके लिए हमने पराली की मल्चिंग की। और चौथे तरीके के अंदर हमने पराली की एक एडवांस मल्चिंग जो पॉली मल्चिंग जो अभी तक किसान क्या होता है तरबूज की खेती या कोई अन्य जो सब्जियां लगा रहे हैं उनके अंदर यूज में लेके आते हैं, वो मल्चिंग हमने की थी। चारों तरीकों के अंदर जो सबसे बेस्ट जो हमारा तरीका रहा, जो सीधी बिजाई थी वो हमारा बेस्ट रहा। उसके बाद में पॉली मल्चिंग जो हमारी वो सबसे बेस्ट रही। जो सीधी बेड के ऊपर बिजाई थी या जो पराली बिछाई थी उसके अंदर हमें इतना अच्छा रिजल्ट है वो हमें देखने को नहीं मिला। उसी को ही मद्देनज़र रखते हुए इस बार हमने
हमारे जो भी सीनियर है भागीरथ चौधरी जी हैं, डॉक्टर सी डी माई साहब हैं, डॉक्टर दिलीप जी मोंगा, इनकी गाइडेंस के अंदर हमने जो एरिया था उसको काफ़ी बड़ा करने की कोशिश की और जो बेस्ट तरीका रहा, एक सीधी बिजाई थी और एक पॉली मल्चिंग, उसका एरिया इस बार हमने यहाँ बढ़ाया। टॉप की दो जो तकनीक थी उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। हाँ, उनके 2 टेक्निक को हमने इस बार यहाँ यूज़ किया है कपास की खेती के लिए। ठीक है, तो अब इसमें भाई साहब अगर बात करें तो ये मैं एक बार कैमरा सहयोग से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे दिखाए। एक तो यहाँ पे ये पॉली मल्चिंग जो कर रखी है, जो पॉली हाउस में आपको देखने को मिलती है, तरबूज की खेती में देखने को मिलती है, और दूसरी अगर बात करें तो सीधी जो है वो ड्रिप इरिगेशन से जो है वो इन्होंने यहाँ पे बिजाई कर रखी है। तो इन दो का एक्सपेरिमेंट जो है वो इस साल किया जाना है, वो भी हम आपको एंड में जो है वो बताएंगे क्या बेनिफिट रहने वाला है। लेकिन अब इसमें भाई साहब अगर बात करें तो पेस्टिसाइड वगैरह है, फंजीसाइड है या इंसेक्टिसाइड है, वो इसमें जो है वो किस प्रकार से देने पड़ेंगे? इसके अंदर हमें डेली का डेली कपास की फसल को मॉनिटर करना पड़ेगा भी हमारी कपास कैसे जा रही है। उसी के बेस पे हमें डिसाइड करना है भी हमें कौन सा केमिकल यूज़ करना है। और केवल पिछले साल जैसे हमने कोई केमिकल मिलाया नहीं। जनरली अभी किसान क्या करते हैं कि जैसे अगर सीधी साधारण नहीं का मतलब कि मिक्स नहीं किया, जैसे दो पेस्टिसाइड अपन लेके आते हैं वो उनको मिक्स करके नहीं किया। हाँ, मिक्स करके यूज़ नहीं किया, खाली अकेले जो केमिकल है वो हमने यूज़ किए थे। कीटनाशक तो कीटनाशक यूज़ किए। कीटनाशक में ये नहीं कि हरे तेले वाली दवाई है या सफ़ेद मक्खे वाली दवाई, अगर किसान के हिसाब से बताऊँ वो मिला ही नहीं, अकेली हमने करी है। और जब जरूरत थी उसी के हिसाब से करी है भी अब हमारे पौधे के अंदर जरूरत है हमें करने की, तभी हमने की है। ठीक है, और उसका रिजल्ट भी हमें बड़ा अच्छा पिछली बार हमें देखने को मिला। जो 4 तरीके थे उनके अंदर अगर मैं ओवरऑल पैदावार की बात करूं 2 एकड़ की, तो वो मेरी रही 12 से लेकर 14 क्विंटल। अगर मैं तरीकों वाइज बात करूं तो सबसे बेस्ट जो सीधी बिजाई थी उसके अंदर हमने 16 क्विंटल और 45 किलो कपास हमने सीधी बिजाई के अंदर निकाला है। ठीक है। और दूसरा जो हमारी पॉली मल्चिंग थी उसके अंदर 15 क्विंटल और 30 किलो कपास हमने निकाला। बाकी जो तरीके दो एकड़ के हिसाब से ये है, एकड़ के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, पौधों के हिसाब से हमने उसकी कैलकुलेशन की है वैज्ञानिक तरीके से, उसके बेस पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है। और बाकी जो 2 तरीके थे उसमें जो पैदावार है हमारी लगभग कहीं 11.5 क्विंटल भी रही तो कहीं 12.5 के आसपास हमारी रही। मतलब कि जो सीधा फ्लडी पानी से जो सिंचाई करते हैं उससे तो वो भी बेस्ट रही है। हाँ, सीधी तो उससे बेस्ट रही। रूटीन में मेरा उसके पीछे 2 एकड़ का ये प्लॉट था, उसके पीछे 4 एकड़ सीधी बिजाई की हुई थी जिसके अंदर खुला पानी दिया, तो उसके अंदर जो एवरेज आई थी वो 7 से 8 क्विंटल की थी। पर जहाँ ड्रिप वाला था उसकी क्विंटल एवरेज है वो 12 क्विंटल के आसपास पहुंच गई। ठीक है, शुक्रिया दीपक जी बातचीत के लिए। तो आप भी जो है वो इस तरह की खेती जो है वो कर सकते हैं, बेनिफिट जो है वो ज़्यादा कमा सकते हैं। चलिएगा, अब डॉक्टर मोंगा जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि CICR में आपने सेवाएं दी, उसके बाद उसमें भी जो है वो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, अब यहाँ पे आकर के आपने ये प्रोजेक्ट शुरू किया। इससे पहले गिंदड़ा में भी आपकी देखरेख में जो है वो खेती की गई, तो कौन सा तरीका सबसे किफ़ायती और किसानों को क्या मैसेज देना चाहिए? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कपास की खेती अभी बड़े मुश्किल दौर में है और हमारे पूरे देश के स्तर पे भी और हमारे खासकर उत्तर भारत में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में कपास की खेती में पैदावार में भी कमी आ रही है और हमारी कपास की लागत भी बढ़ती जा रही है और कपास की खेती का क्षेत्रफल भी कम होता जा रहा है। तो किसान बड़ी मुश्किल में है और कपास का पुनर्जीवित करने के लिए ही ये जो साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर जोधपुर में है उसका पिछले साल गिंदड़ा में और इस बार खारिया में ये प्रयोग यहाँ पे करे हैं। और इस प्रयोग में यही है कि हम कपास की खेती को कैसे पुनर्जीवित करें और कौन सी तकनीक ऐसी है जिसमें कि आने वाले समय में जैसे क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं उसमें भी हम कपास की खेती सफलता से करते रहें और जो हमारे रिसोर्सेज हैं, पानी है, ये सब की जो कमी होने वाली है उसको भी ध्यान में रखते हुए कपास की खेती को कामयाब बनाएं। ठीक है। तो वो सब तजर्बे हम लोगों ने करे पिछले साल और इस साल भी, और उसमें जो रिज़ल्ट सामने आया है उसमें यही है कि कपास की खेती में अगर प्लांट स्टैंड पौधों की संख्या पूरी बनानी है तो ड्रिप के साथ कपास करने में बहुत फ़ायदा है। पानी की बचत करनी है 50-60% तक तो ड्रिप में बहुत फ़ायदा है। खाद की बचत करनी है तब भी ड्रिप के साथ खाद देने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप यूरिया की बचत कर सकते हैं, फास्फोरस की बचत कर सकते हैं। ये सब पिछले साल के तजर्बों में ये सिद्ध हो गया। ठीक है। तो अब हमारा प्रयास यही है कि ये चीज़ इस बार किसान भाई जो है अपने स्तर पे बड़े लेवल पे सभी किसान इसको अपनाएं। साथ के साथ एक बात और मैं जोड़ दूं कि जैसे डिग्गी बना के
और सोलर सिस्टम लगा के भी जो पानी का सदुपयोग कर रहे हैं, उसमें जो हमारा वातावरण प्रदूषण, जो कार्बन डाइऑक्साइड का फुटप्रिंट आता है, उसमें भी कमी करने का ये भी साथ साथ ही ये प्रयोग वहाँ भी करा था, यहाँ भी कर रहे हैं कि आपने डिग्गी बनानी है और आपने सोलर सिस्टम का भी इस्तेमाल करना है। तो ये सब चीज़ें करने के बाद जो है किसान भाई अपनी लागत भी कम कर लेंगे और कुल मुनाफा जो है नॉर्मल खेती करने से दुगने से ज़्यादा पिछली बार हमने करके दिखाया। उसमें 25 आ रहा था, 25,000 एकड़ का, इसमें 80,000 तक भी पर एकड़ आ गया, यानी कि 3 गुना से भी ज़्यादा ये हो गया। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है कि इस तकनीक को किसान भाई यहाँ पे देखें, अपने स्तर पे अपनाएं। ड्रिप की खेती में जो बारीकियां हैं, जो उसके साथ खाद देने का तरीका है, उसको अच्छी तरह से समझें। और साथ साथ जो कपास के बाद और जुड़े हुए धागा बनाने वाले जो जिनिंग फैक्ट्रीज़ हैं, वो भी काफ़ी परेशान नज़र आए कि उनका धंधा भी ख़त्म हो रहा है, जिनिंग फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। इस बार कुछ अनुमान लगा रहे थे कि पिछले साल के मुकाबले क्षेत्रफल कम हुआ, पैदावार कम हुई, तो आधा ही नरमा बाज़ार में अभी तक आया है। इतनी कमी हमारी उसमें प्रोडक्शन में आ गई है। तो उनको भी हमारा अनुरोध रहेगा कि वो भी साथ मिलके इसमें योगदान करें और जो है इसको सपोर्ट करें, ताकि किसान भाई को ये तकनीक पहुंचाने में सब मिलजुल के सबकी मदद थोड़ी थोड़ी होगी और सबका फ़ायदा भी है। सारे उद्योग इससे जुड़े हुए हैं, कब किसान पैदावार ज़्यादा करेगा तभी आगे उद्योग चलेंगे। तो ये बहुत सब मिलजुल के करने का ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ा समस्या अगर बात करें तो, या एक चैलेंज की बात करें तो किसानों के सामने ये आता है कि पिछले 2-3 सालों में हम लोग देख रहे हैं कि गुलाबी सुंडी का बहुत ज़्यादा कहर था। उसके चलते किसान जो है वो नरमा को छोड़ करके धान की ओर जो है वो ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं। तो उससे बचने के लिए क्या उपाय किसान को करना चाहिए? क्या ये जो ड्रिप सिस्टम है ये गुलाबी सुंडी की रोकथाम में भी कुछ ना कुछ भूमिका अदा करता है? हाँ, कुछ तो करेगा, लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है जो हम इसके साथ लगाएंगे और पिछले साल भी लगाई थी, उसको मेटिंग डिसरप्शन तकनीक बोलते हैं। और वो तकनीक बहुत कामयाब है गुलाबी सुंडी की रोकथाम के लिए, क्योंकि गुलाबी सुंडी जब अंडे से निकलती है और उसके बाद कुछ ही देर में टिंडे में घुस जाती है और जो भी कीटनाशक है उससे गुलाबी सुंडी की रोकथाम बहुत मुश्किल हो जाती है। कितने भी आप कीटनाशक तरीके लगा लो, तो मेटिंग डिसरप्शन तकनीक जो है उसमें एक तार बांधते हैं और वो तार जो है 1 एकड़ में खेत के चारों तरफ जो है वो 1-1 मीटर पे बांधते हैं और खेत के बीच में 5-5 मीटर पे बांधते हैं और 40-50 एकड़ में मिल के, या किसान एक हो या कुछ किसान मिलके 40-50 एकड़ में इकट्ठा करते हैं। और उस तार में एक केमिकल होता है, फिरोमोन बोलते हैं जिसको, उसमें जो है नर मादा का मिलन नहीं हो पाता। उस केमिकल वो जो है हवा में निकलता रहता है और नर, वो मादा का केमिकल होता है और नर समझता है कि यहाँ मादा है, लेकिन वो केमिकल तार से निकल रहा होता है। तो नर मादा का मेल होता नहीं, उससे ना फिर आगे अंडे बच्चे पैदा होते हैं। तो वो तकनीक ही एक ऐसी अब तकनीक रह गई जो पिछले साल भी और ऐसे भी इसी कई सालों से वो इसके तजर्बे लगा रहा है। वो तकनीक भी यहाँ वो 45 दिन के बाद शुरू होती है। जब 45 दिन का नरमा हो जाएगा, उसमें फूलगुड्डी आनी शुरू होगी तो तार बांधनी शुरू करेंगे और उसके बाद वो करीब 90 दिन तक वो तकनीक पूरी कामयाब रहती है। तो करीब करीब पूरा सीज़न निकल जाता है, उसमें गुलाबी सुंडी का हमला ना के बराबर रह जाता है। अब यहाँ पे डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल करूँगा। किसानों का लगातार जो है वो सुझाव भी आते हैं, डिमांड भी आती है, सवाल भी आते हैं कि किसी वैज्ञानिक के पास जाओ तो उनसे पूछिएगा नए बीज को लेकर के, क्योंकि अभी BT2 ही चल रहा है, BG2। तो 3-4 आगे बहुत सारी स्टेज दूसरे देशों के अंदर अगर बात करें तो बहुत आगे तक चल रहे हैं। तो वो अपने इंडिया के अंदर आने की संभावना जो है वो आपको क्या दिखाई दे? ये बड़ा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे यहाँ थोड़ा ये तकनीक नहीं आने में थोड़ा धीरे हो गया काम। उसमें कुछ सरकार की नीतियाँ कहिए या कुछ बात मजबूरियाँ कहिए। हमारे यहाँ BG2 नरमे जो है, सबसे पहले BG1 आया था बॉलगार्ड, जिसको 2002 में आया और 6-7 में ही BG2 आ गए थे, जिसमें 2 जीन रहता है, CRY1AC और CRY2AB।
और उसके बाद कुछ सालों में ही गुलाबी सुंडी में अवरोधकता आ गई और बीजी 2 नरमों में भी गुलाबी सुंडी से नुकसान होने लग गया। उसके बाद एक और नरमा है जिसमें बहुत सारे तजर्बे हो गए और वो तकनीक जो है सरकार की मंजूरी के लिए तैयार पड़ी है, जिसमें कि खेत में जो खरपतवार आते हैं उसमें उसके ऊपर खरपतवार की दवाई खड़े नरमे के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, ताकि जो खरपतवार निकालने का खर्चा है, हाथ से निकालना है, दवाई से निकालना है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। सीधा स्प्रे करने से ही वो पौधे को नुकसान नहीं करता, उसमें नया जीन आता है। तो उसको BG2 RRF तकनीक बोलते हैं, जो वैज्ञानिकों ने तैयार करके सरकार की मंजूरी के लिए रखी है। और काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि इस अगले वर्ष तक जो है ये तकनीक किसानों को मिल जाएगी। ये तो एक तकनीक है जो एकदम तैयार पड़ी है। उसके अलावा कुछ तकनीकें हैं जो अभी थोड़ा टेस्टिंग स्टेज में हैं। उसमें एक नया जीन जो है गुलाबी सुंडी की रोकथाम के लिए एक लखनऊ में एक संस्थान है, उसमें उन्होंने एक ढूंढा है और उसके तजर्बे भी भारत सरकार के साथ मिलके कुछ एक अंकुर कंपनी के साथ एक समझौता हुआ है। तो वो उसमें थोड़ा सा 2-3 साल का समय लग सकता है, लेकिन उसके अंदर फिर ये गुलाबी सुंडी की समस्या जो है वो बीज के अंदर फिर से वो जीन जो किसानों को बीज मिलेगा तो वो समस्या का भी हल हो जाएगा। ये 2-3 तकनीकें अभी उम्मीद है कि 1-2 सालों में किसान तक उसका बीज पहुंच जाएगा। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत के लिए। तो एक बहुत ही नई जानकारी जो है वो डॉक्टर मोंगा के द्वारा जो है वो हमें दी गई है। तो चलिएगा, अब मैं खेत के बारे में आपको बताना चाहूँ तो इस तरफ आप देखिएगा वो एक डिग्गी बनाई हुई है और डिग्गी के साथ सोलर पैनल जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। इस डिग्गी के अंदर नहर का पानी या बरसात का पानी इकट्ठा करके और इसी डिग्गी के माध्यम से पूरा खेत जो है वो जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से इन्होंने जो नरमा लगा रखा है उसकी सिंचाई जो है वो होती है। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि जो हम सीधी बिजाई करते हैं उससे ये 3 गुना तक जो है वो इनकम हमें ज़्यादा आमदन दे सकता है। और एक अनुरोध आपसे और भी करूँगा कि जो भी आप पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं तो उसमें हम क्या होता है कि पड़ोसी ने कर दी तो उसके देखने के बाद जो है वो हम लोग भी कर देते हैं, लेकिन पहले आप खेत में जा कर के विजिट कीजिएगा। अगर आपके खेत को, आपके पौधे को ज़रूरत है तभी आप कीजिएगा, अन्यथा आप मत कीजिएगा। उसमें बीमारी जो है वो आने दीजिएगा, आने के बाद जो है वो उसमें कीजिएगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाए। तो उसके साथ साथ अगर बात करें तो अगर आपने 4 तरह की दवाई करनी है तो उन चारों दवाइयों को जो है वो अलग अलग यानी कि मिक्स करके मत कीजिएगा, उसका कोई परिणाम, बहुत कम परिणाम जो है वो सामने आते हैं। अगर आप अलग अलग करके करेंगे तो उसके आपको कम खर्चे के अंदर जो है वो ज़्यादा बेनिफिट जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इस बार जो है वो ये 2 तरह की तकनीक यहाँ पे दीपक जाखड़ के द्वारा जो है वो डॉक्टर मोंगा की दिशा निर्देशन के अंदर जो है वो लगाई गई है। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ होता है, कितना उत्पादन होता है, कितना बेनिफिट होगा, कितना खर्चा आएगा, वो पूरी की पूरी जानकारी जो है वो हम आप लोगों तक पहुँचाएंगे। इस वीडियो को लेकर के आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।